जय हिंद बच्चों। आज मैं 10th क्लास सामाजिक विषय पढ़ाऊंगी, लेसन 1, जो कि पहले भी मैंने कुछ पढ़ाया था, उससे आगे का चलेगा। हमारा टॉपिक है आज क्रांतियों का युग। क्रांतियों का युग 1830 से 1848 के बीच। देखिए, क्रांतियों का युग जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं में अपनी ताकत को शक्तिशाली बनाने का प्रयास हुआ, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रवाद और उदारवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य राज्य, पोलैंड और आयरलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे, यानी कि जो बीच के लोग, मध्यवर्गीय बीच में, ना हाई लेवल के और ना लो लेवल के, मध्यवर्गीय लोग थे, जिनमें स्कूली अध्यापक, प्रोफेसर, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यवर्गीय के लोग सम्मिलित हुए। जुलाई 1830 प्रथम विद्रोह फ्रांस में हुआ। बुर्गो राज्य, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया, यानी कि उसे पूरा कर लिया गया कार्यों को। अब उदारवादी क्रांतिकारियों द्वारा उन्हें अब उखाड़कर फेंक दिया गया। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। इसका अध्यक्ष लुई फिलिप को बनाया गया। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी करते हुए कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो जुकाम यूरोप में होता है, यानी कि सर्दी जुकाम यूरोप को हो जाता है। वही बात है कि अगर दूसरे देश में कोई काम होता है और हमें पता चलता है, तो हमारे अंदर भी होता है कि उस देश में ये काम हो गया तो हमें भी करना चाहिए। यानी कि दहशत कोई चीज़, कोई परमाणु कोई चीज़ बनती है या किसी भी चीज़ का औद्योगिकरण, कोई मशीनरी, कोई क्या बोलते थे साइंटिस्ट किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, तो अपने देश में भी ये होता है कि हमें भी ये करना चाहिए। तो जुकाम यानी कि छींक उसको आती थी, तो सर्दी जुकाम ये उसको भी हो जाता था, यूरोप को भी हलचल हो जाती थी उसके दिमाग में। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क उठा, जिनके फलस्वरूप वह यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स से अलग गया। चौथा है हमारा जर्मनी और इटली का निर्माण। 18वीं और 19वीं शताब्दियों में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली, उसके व्यापक और विश्वव्यापी प्रभाव हुए। राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतियों और आंदोलन हुए।
इनके परिणाम स्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इटली और जर्मनी के एकीकृत राष्ट्र का उदय भी इसी परिणाम का स्वरूप है। दोनों देश राष्ट्र निर्माण का वर्णन निम्नलिखित है। जैसे कि जर्मनी का एकीकरण, इसमें पांच प्रक्रियाएं। नंबर 1, पहली अवस्था 18वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक राज्यों परिशिष्ट, बावेरिया, सैक्सनी आदि में विभाजित था। 1815 ईस्वी में जर्मनी के राज्यों फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाई गई, जिसे संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया। परंतु इस पार्लियामेंट को ऑस्ट्रेलिया के विरोध के कारण सफलता प्राप्त हो न सकी। दूसरी अवस्था है, इस क्रांति की असफलता के पश्चात जर्मनी के एकीकरण का कार्य लोकतंत्र के रूप में न होकर बिस्मार्क द्वारा सैन्य शक्ति एवं कूटनीति के सहारे किया गया। बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लौह की क्रांति द्वारा इस एकीकरण के कार्य को पूरा किया। सबसे पहले 1864 ईस्वी में बिस्मार्क के नेतृत्व में, यानी कि उनके कार्यकाल में नेतृत्व में एशिया और डेनमार्क में एक युद्ध हुआ, जिसमें एशिया की जीत हुई। तीसरी अवस्था क्या है? 1866 ईस्वी में एशिया या जर्मनी का ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध के विजय के पश्चात प्रक्रिया के साथ अनेक प्रदेश हैनोवर, होल्स्टीन, लक्समबर्ग, कैसल तथा फ्रैंकफर्ट आदि आ मिले। चौथी अवस्था, अंत में 1870 ईस्वी में फ्रांस के साथ जर्मनी का एक भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध यानी कि घमासान युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस को पराजय का सामना करना पड़ा और उससे आल्सेन और लॉरेन के महत्वपूर्ण प्रदेश छीन लिए गए। चौथा पॉइंट है हमारा जर्मनी और इटली का एकीकरण हो गया। पांचवें पॉइंट है राष्ट्र की दृश्य एकता। 19वीं सदी में कलाकारों ने ऐसे ही नारी रूपों का आविष्कार किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने जनराष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। तिरंगा, लाल टोपी और कलंगी मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। यानी कि मारियान नाम की जो लेडीज थी, उनके टोपी, तिरंगा और कलंगी जो सिर पे बांधते हैं, उनको अनेक चौराहों पर, जहाँ सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल, चौराहे और अन्य जहाँ सार्वजनिक स्थान जहाँ सभी लोग जाते हैं, अपना ये नहीं है कि वहाँ किसी की बंदिश है, वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं लगा सकते, कोई उसके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। हर जगह उनकी प्रतिमाएं लगाई गई।
मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे जहाँ भी कहीं देखे। जैसे कि अब हमने जगह जगह हम देखते हैं अम्बेडकर की तस्वीर लगी रहती है। अम्बेडकर जहाँ भी कहीं लगे होते हैं तो वो किताब हाथ में होती है, उंगली हाथ में होती है, तो देखते तुरंत याद आ जाता है कि इन्होंने संविधान लिखा। तो ठीक उसी तरह जैसे उनकी प्रतिमाएं लगाई तो वहाँ देखते ही पता लग जाता था कि ये मारियान की जो तस्वीर है और इन्होंने अपने कार्यकाल में ये काम किया। इनकी क्या पहचान थी, एक पहचान हो गई उनकी, जगह जगह चौराहों पे लगाकर, सार्वजनिक स्थानों पर लगाकर। मैं प्रतीकों के अर्थ इनके कुछ लिख रही हूँ, इन्हें आप नोट करिएगा। प्रतीकों का अर्थ। प्रतीकों का अर्थ टूटी हुई बेड़ियां, टूटी हुई बेड़ियां। इनका महत्व है आजादी मिलना, आजादी मिलना, बादशाह बादशाह कवच, जर्मनी साम्राज्य की प्रतीक शक्ति, कानून पत्तियों का मुकुट, कानून पत्तियों का मुकुट, बहादुरी, तलवार मुकाबले की तैयारी, मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, तलवार पर लिपटी जैतून की तलवार पर लिपटी जैतून की ताली, शांति की चाह।
नंबर 6, काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। में 1848 में उदारवादी रूढ़िवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों में ड्यूक्स ने प्रतिवादित घोषित कर दिया। 7वां पॉइंट है हमारा, उगते सूर्य की किरणें। उगते सूर्य की किरणें एक नए युग का सूत्रपात। एक नए युग का सूत्रपात। देखिए, ये हमारी प्रतीकों के जो प्रतीकों के अर्थ और उनके महत्व, जैसे टूटती हुई जंजीर, टूटती हुई बेड़ियां, यानी कि आज़ादी मिलना। आज़ादी मिलना, अगर हम जैसे कि अब आपको बोल दिया जाए कि नहीं यहीं पे ही बैठ के पढ़ाई करनी है, अभी बाहर नहीं जाना, तो आपको दिक्कत सी होगी कि मैडम तो बोल दिया कि यहीं पे रहना है, बाहर नहीं जाना। और अगर बोल दिया जाए आपको कि चलो आधा घंटे का आपको ब्रेक मिलता है, आप लंच करो या बाहर जाओ, तो आज़ादी यानी कि खुलकर बाहर घूमना, या आज़ादी का मतलब है कि आप बंदिश में नहीं हो, खुलकर काम करना। बाल छाप कवच, जर्मनी साम्राज्य की प्रतीक शक्ति, कानून बच्चों का मुख, बहादुरी, तलवार, मुकाबले की तैयारी, तलवार पर लिखती जैतून की डाली, शांति की चाह, यानी कि कोई भी झगड़ा, किसी भी तरह की बाधाएं न आना, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, 1848 में उदारवादी रूढ़ियों का झंडा। उगते सूर्य की किरणें, एक नए युग की शुरुआत। जैसे कि हर रोज नई सुबह आती है, हम सोच कर रखते हैं, पहले सोचते हैं कि कल हमें ये काम करना होगा, नया काम, कोई नया कार्य शुरू करना। तो उगते हुए सूर्य की किरणें, हर रोज नई सुबह आती है, हर रोज कुछ नया सीखना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। और लास्ट में पॉइंट है आपका राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी के राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन चुका था। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदान होने चले गए और लड़ने के लिए सदैव तैयार और तत्पर रहने लगे। इसके साथ ही अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की क्रांति के लिए
प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का प्रयोग किया। देखिए, जैसे कि निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार का शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। रूढ़िवाद, उदारवादी रूढ़िवाद आया है इसमें कई बार लेसन के अंदर है। रूढ़िवाद क्या है? ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। नारीवाद, स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध होता है। देखिए बच्चों, ये लेसन आज कंप्लीट हुआ। आज नेक्स्ट डे जो चलेगा वो लेसन 2 चलेगा। इसके विषय में कल बताएंगे। आप इसको देखते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए और उस पर ध्यान दीजिए कि इसमें कितना कुछ लिखा है। यूरोप, जर्मनी, इसके विषय में सारी जानकारी है। इसकी तिथियाँ याद करिए, उनके महत्व और प्रतीकों को जानिए कि किसका क्या महत्व है। अभी मैंने बताया 6 पॉइंटों में, नोट करके रखिए इसको। धन्यवाद।